अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। उन दिनों मेरे शोहर रफ़ी को एक कुशादा मकान खरीदने की चाहत थी। ससुर साहब के फोत होते ही जेठ और जेठानी ने वो रिहाइश का फ़रोख्त करने की ठान ली, जिसमें सब इकट्ठे रहा करते थे। बड़े भाई होने के नाते उन्होंने अपनी बात मनवा ली और मकान फ़रोख्त हो गया। जो हिस्सा मिला वो इतनी रकम थी कि हम अपना अलहदा घर खरीद सकते थे। अब मकान की तलाश एक बड़ा मसला थी। बराए फ़रोख्त मकानात तो बहुत देखे, लेकिन मौजू रिहाइशगाह का मिलना बहुत मुश्किल था। प्रॉपर्टी डीलर ने कई घर दिखाए। एक घर मेरे शोहर रफ़ी को बहुत पसंद आ गया। मुझे कहा कि तुम भी चल कर देख लो और अम्मा को भी साथ ले चलो। जब पहली बार मैं उस मकान को देखने आई तो मेरा दिल उस पर ना ठहरा। ये शहर से काफ़ी दूर था और बिल्कुल अलग थलग बना हुआ था। जितना मकान शानदार और मजबूत था, मालियत उस लिहाज से कम थी। मेरे शोहर को इस वजह से भी उसके खरीदने की चाह हो रही थी कि इतने पैसों में ऐसा अच्छा घर कहीं ना मिलेगा। बोले, हाँ तो अब क्या कहती हो? मैंने कहा कि आबादी से दूर इतनी अलग थलग जगह रहने से मेरा तो जी घबराएगा। खूबसूरत होने के बावजूद कुछ हैबत सी है इसमें। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें, पथरीली ठोस दीवारें, बड़ी बड़ी चौड़ी चकली सुर्खी माइल पत्थरों से बनी ये चार दीवारी। इसमें तो ये खामोश और वसीओ अरीज सहन कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। वाह, रहने का मज़ा तो ऐसी ही अलग थलग और पुरसकून जगह में ही तो होता है। और शहर से दूरी की क्या बात है? तुम कौन सा रोज़ घर से निकलती हो? मेरे पास गाड़ी है। मेरी सास खामोश थी। शोहर का पक्का इरादा देखकर मैं भी खामोश हो गई कि ये करते तो अपनी सी हैं और बंदूक रख देते हैं हमारे कंधे पर। मेरी सास बस इसी कदर बोली, बेटा खरीदने से पहले इस मकान के माजी के बारे में जान लेना, क्योंकि हर इमारत की अपनी तारीख होती है जो नए आने वाले मकीनों के मुकद्दर पर भी असरअंदाज होती है। माँ की बात का मान रखते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछ ही लिया। प्रॉपर्टी डीलर होशियार था। बोला, साहिब ये सिर्फ मकान नहीं है, ये तो हवेली है जो कि एक अमीर कबीर हिंदू ताजिर ने अपनी रिहाइश के लिए बनवाई थी, लेकिन उस जमाने में तामीर हुई जब आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ रही थी। उसके मालिक को यहाँ रहने का मौका बहुत कम मिला। बाद में ये किसी साहिब हैसियत घराने को जो हिजरत करके यहाँ आए थे क्लेम में मिल गया। ना जाने क्या सबब हुआ, कुछ अरसे बाद वो भी इसको फरोख्त करके चले गए। इसके बाद भी ये 2 बार बिक चुकी है। शायद मकानियत ज्यादा होने के सबब लोग इसकी देखभाल करने से कतराते हैं। मैं बस इतना ही इसके बारे में जानता हूँ। इस वक्त मकान सस्ते में यूं मिल रहा है कि मौजूदा मालिक को रुपए की ज़रूरत है। ये लोग बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हो रहे हैं, वरना इसकी कीमत इसकी मौजूदा कीमत से दुगनी है। प्रॉपर्टी डीलर ने मेरे मियाँ का इश्तियाक और बढ़ा दिया। तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल सुबह तुम्हारे दफ्तर आकर सौदा तय कर लूँगा। मालिक मकान को 10 बजे बुलवा लेना। अगले दिन रफ़ी ने जब मकान खरीद लिया तो हमने सुख का सांस लिया, क्योंकि हम अभी तक जेठ के घर में रह रहे थे। उन दिनों में उम्मीद से थी। ये हमारा पहला बच्चा था और रफ़ी चाहते थे कि मैं अपने घर में उसे जन्म दूँ। ताहम मेरी सास ने कहा कि नए घर में जो अरसे से खाली पड़ा हुआ था, मैं बहू को ना ले जाऊंगी। अलबत्ता बच्चे की पैदाइश के बाद हम नए मकान में मुंतकिल हो जाएंगे। अम्मा जी ने मेरी वालिदा को फ़ोन किया कि आकर बेटी को ले जाएं। वालिदा भी यही चाहती थी कि ऐसे वक्त में मैं उनके पास रहूं। वो आकर मुझे ले गई। नन्हे फरहान की पैदाइश के 20 रोज़ बाद रफ़ी मुझे लेने आ गई। मेरी माँ ने कहा भी कि बेटी का छिल्ला पूरा होने दो, पर उन्होंने एक ना सुनी। अपना घर साफ सुथरा और ठीक ठाक करवा कर रफ़ी ने उसमें नया फर्नीचर डलवा दिया था, लेकिन खुद अम्मा के साथ अभी तक बड़े भाई के घर में ही रह रहे थे। चाहते थे कि हम सब साथ ही नए मकान में शिफ्ट हों। हमें इस घर में आए 3 दिन ही हुए होंगे कि आधी रात को मुझे बरामदे में कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई थी जैसे कोई किसी जानवर का गला दबा रहा हो। मैं चौंक कर उठ बैठी। कान लगाए मुकम्मल खामोशी थी। सोचा शायद मेरा वहम है, मगर डर सा लगा। पास ही अम्मा जी सो रही थीं। मेरा बेटा फरहान मेरी बगल में सो रहा था और रफ़ी साथ वाले कमरे में गहरी नींद में थे।
अम्मा जी कहती थीं कि 40 दिन के बाद ही तुम्हें तुम्हारे शोहर के साथ सोने दूंगी। मेरे शोहर नए घर की खुशी में जेठ के बड़े बेटे को भी साथ ले आए थे। वो भी उन्हीं के बराबर वाले पलंग पर सो गया था। तमाम रात नींद न आई। सुबह कहीं आंख लगी तो फरहान उठ गया। मैंने रात वाली बात का किसी से जिक्र न किया कि नींद में शायद मैं डर गई होंगी। दूसरी रात भी निस्फ शब को आंख खुल गई। मध्यम सी अजीबो गरीब आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं चौंक कर उठ बैठी। फरहान को और अपने करीब कर लिया। अम्मा जी बदस्तूर सोई हुई थीं। सामने की खिड़की खुली थी। गर्मियों के दिन थे। खिड़की में अगरचे लोहे की सलाखें नस्ब थीं मगर जाली वगैरह नहीं थी। बाहर की ठंडक अंदर आ रही थी। मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। सामने सहन की चारदीवारी दिखाई दे रही थी। चांदनी रात थी। मुझे लगा कि दीवार पर बिल्लियां कतार में आगे पीछे चलते नीचे गिर गई। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। एक लम्हे बाद दोबारा मैंने आंखें खोलकर देखा तो फिर वही मंजर नजर आया। मुझे तो झुरझुरी आ गई। ये तो खौफ पैदा करने वाला मंजर था। अम्मा जी को मैंने जगाया। वो आंखें मलती उठ बैठी। क्या बात है मलीहा बेटी? अब मेरा मुंह ना खुलता था कि उनको मैं कुछ बताती कि मैंने अभी अभी क्या देखा है। बस इतना कह पाई कि दीवार पर बिल्लियां चढ़ी थीं। आप ये खिड़की बंद कर दें, कहीं अंदर ना आ जाएं। बेटी खिड़की बंद करने से गर्मी हो जाएगी। कहती हो तो कर देती हूँ, लेकिन सलाखें लगी हैं, बिल्ली इनसे अंदर नहीं आ सकती। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। मैं जाग रही हूँ। लगता है कि तुम डर गई हो। छिले के दौरान वैसे ही लड़कियां डर जाती हैं। मैं दुबक कर सो गई। सुबह मेरी आंख खुली। बेचारी अम्मा अब तक जाग रही थीं। इतवार का दिन था। रफ़ी घर पर थे। मैंने कहा कि आप जाकर मेरी अम्मी जान को ले आइए, वो फरहान को याद कर रही होंगी। वो उसी वक्त चले गए और 2 घंटे बाद अम्मी के साथ नाश्ता भी एक बड़े से तोशादान में भर कर ले आए। हम सब ने नाश्ता किया। अम्मी ने किचन में जाकर चाय बनाई कि रफ़ी को मेरी अम्मी के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। 2 रोज़ पलक झपकते गुजर गए। अम्मी जान की मौजूदगी में मैं बेफिक्र होकर सो जाती थी। वो रात को फरहान को अपने पास लिटा लेती थीं। 2 रोज़ बाद उन्होंने घर जाने की रट लगाई। वहाँ वालिद और मेरी बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी थीं। अम्मी को सभी की फिक्र सता रही थी। बहुत रोका मगर ना रुकी। तीसरे रोज़ रफ़ी ऑफिस जाते हुए उनको साथ ले गए कि उन्हें घर पहुंचाकर अपने दफ्तर जाएंगे। अम्मी के जाते ही फिर खौफ ने मेरे दिल पर गलबा कर लिया। बेचैनी सी होने लगी। अम्मा जी किचन के कामों में मसरूफ़ थीं और मैं फरहान को गोद में लिए बैठी रहती थी। अभी तक पास पड़ोस से कोई औरत हमसे मिलने नहीं आई थी। हमारे घर के सामने एक चौड़ी सड़क थी जिसके दूसरी तरफ कुछ मकानात दूर करके कतार में बने हुए थे। जिस जानिब हमारा घर था, इतराफ में दोनों जानिब ही जगह खाली थी। अम्मी के जाने के बाद रात को फिर मुझे आधी रात के करीब वही आवाज़ सुनाई दी। आज आवाज़ कदरे साफ थी। मैं डर के उठ के बैठ गई। अम्मा जी की भी आंख खुल गई। वो उठकर मेरे पलंग की पायंती पे आ बैठी। क्या हुआ बेटी, डर गई हो क्या? अम्मा जी, साथ वाला जो कमरा खाली पड़ा है, क्या वहाँ बत्ती जल रही है? बोली नहीं तो। क्या वहाँ बिल्लियाँ हैं? उनकी आवाज़ आई थी। इस सवाल पर वो हैरान होकर बोली, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? हाँ अम्मा जी, मैंने अजीब सी आवाज़ सुनी है। कहने लगी, अच्छा मैं देखती हूँ, लगता है तुम डर जाती हो। वहाँ जाकर उन्होंने बत्ती रोशन की, सब तरफ देखा, लेकिन उनको ऐसी वैसी बात दिखाई न दी। वापस आकर कहने लगी, मलिहा तुम्हें वहम हो गया है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कमरा खाली पड़ा है। फिर भी तुम्हारे वहम को दूर करने को मैं कल से वहाँ नमाज पढ़ा करूँगी। अब रोज़ ही आधी रात को आंख खुल जाती। डर लगता तो फरहान को सीने से लगाई जागती रहती। इतवार को मेरे भाई के साथ अम्मी जान आ गई। उन्हें मैंने बताया कि मुझे सामने वाले कमरे से वहशत आती है, कभी बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं। अम्मा जी जाकर बत्ती जलाकर देखती हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। काश मैं बच्चे की पैदाइश के बाद के 40 दिन आपके पास ही गुजार के आती। अम्मी कहने लगी, बेटी कल से ये जगह बदल लेना। कल से हम रफ़ी वाले कमरे में सोया करेंगे और उसको इस कमरे में सुला देंगे। नहीं अम्मी, उनसे तो इस बात का जिक्र भी मत करना, वरना वो यही कहेंगे कि मैंने खुशी खुशी घर खरीदा है और तुम इसमें कीड़े निकाल रही हो। ऐसी बातों से अम्मी वो चिढ़ जाते हैं। अगले दिन मेरे भाई को कॉलेज जाना था। सवेरे ही अम्मी को लेकर घर चला गया। शाम को रफ़ी आए तो कहा कि रात को गर्मी से मैं करवटें बदलता रहा हूँ, क्यों ना आज रात हम सहन में सो जाएं। रात चांदनी है और बाहर की खुशगवार खुनकी से नींद भी अच्छी आएगी। मेरी अम्मा जी ने मना किया, वो ना माने। 3 चारपाइयाँ लगवा कर बिस्तर बिछवा दिए। दरमियान वाली चारपाई पर मैं फरहान के साथ सो रही थी। रफ़ी के करीब होने की सबब आज सहन में भी खौफ महसूस न हुआ, लेकिन अम्मा जी मना करती रहीं।
کہ رفیع بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی تو 40 دن کا بھی نہیں ہوا، اس کو لے کر کھلے آسمان تلے سونا صحیح نہیں ہے۔ پر میرے شوہر رفیع نہ مانے، کہا کہ اماں جی ایک تو آپ نے وہم پھیلا رکھا ہے، نہ جانے کون سے زمانے کی باتیں کرتی ہیں، اگر کوئی ڈرے تو رات کو مجھے جگا دینا۔ اب ایک طرف رفیع کی چارپائی اس کے برابر میری اور پھر میرے برابر اماں جی کی تھی۔ سچ کہوں تو پہلی بار بے خوفی محسوس ہوئی کہ برابر میں رفیع سو رہے ہیں، ڈر لگا تو ان کو جگا دوں گی۔ ٹھنڈی میٹھی ہوا میں نیند آنکھوں میں اترنے لگی۔ فرحان بھی سو رہا تھا، اس کو میں نے ہلکی سی چادر اڑا دی تھی۔ آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو آسمان پر ایک بڑا سا پرندہ اپنے اوپر سے گزرتے دکھا۔ تبھی جلدی سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج کمرے سے کوئی آواز نہ آئی تو صحن میں پرندے نے خوف زدہ کر دیا۔ خود کو تسلی دی کہ اس طرف رفیع اور دوسری جانب اماں جی سو رہی ہیں، کوئی پرندہ ہوگا، رات کو کچھ پرندے اڑتے ہیں تو ڈرنے کی کیا بات ہے، پرندہ تو گزر گیا ہے، یہی سوچ کر خود کو تسلی دی اور سو گئی۔ صبح سویرے فرحان کی ہلکی سی چیخ پر آنکھ کھل گئی۔ رفیع تو بے خبر سو رہے تھے، اماں جی اٹھ کر اندر نماز پڑھنے چلی گئی تھیں۔ بچہ ایک چیخ مار کر خاموش ہو گیا، جیسے کہ وہ نیند میں شدید ڈر گیا ہو۔ فرحان کو اٹھا کر میں کمرے میں آ گئی۔ اماں ایک طرف نماز پڑھ رہی تھیں، میں بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح 8 بجے اماں جی نے مجھے جگایا کہ اب اٹھ جاؤ، میں نے رفیع کو ناشتہ دے دیا ہے، وہ دفتر کو نکل رہا ہے، تم بھی کچھ کھا لو، فرحان رات بھر نہیں کسمسایا اور ابھی تک سو رہا ہے، یہ تو صبح سویرے اذانوں کے وقت اٹھ جاتا ہے۔ اٹھا تھا اماں جی، شاید نیند میں ڈر گیا تھا، دودھ بھی نہیں پیا، پھر سے سو گیا اور تب سے ہی سو رہا ہے، دیکھو تو۔ اماں نے چادر ہٹائی، کہیں باہر کی ٹھنڈ سے بخار تو نہیں ہے؟ انہوں نے فرحان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو کہنے لگی، یہ تو ٹھنڈا یخ ہو رہا ہے میرا بچہ۔ انہوں نے اس کو گود میں لیا تو میرے بیٹے کا سر ایک جانب کو لڑک گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی، بیٹی اسے جگاؤ تو، دودھ دو، شاید بھوک سے نکاہت ہو رہی ہے، رات سے دودھ نہیں پیا ہے اس نے۔ ہاں اماں جی، رات جو پی کر سویا تھا اس کے بعد نہیں پیا اور نہ رویا ہے یہ۔ میں نے فرحان کو ہلایا جلایا، جگانے کی کوشش کی، مگر وہ بے جان تھا۔ کیا جاگنا تھا اس نے، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رفیع چلے تو نہیں گئے اماں، ان کو روکیے، اسے ڈاکٹر کے پاس لیے چلتے ہیں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے میرے لال کو۔ رفیع گاڑی سٹارٹ کر رہے تھے، اماں دوڑیں اور ان کو روکا۔ وہ جلدی سے اندر آ گئے، بچے کو دیکھا اور گود میں بھر لیا، بولے کہ آپ دونوں گاڑی میں بیٹھیے۔ ڈاکٹر نے فرحان کے کرتے کے بٹن کھولے اور چیک کرنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے، آپ کا بچہ کچھ گھنٹے قبل آخری سانس لے چکا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے بیٹے کے گلے پر یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ اس کو یہ چوٹ کیسی لگی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اماں، میں اور میرے شوہر رفیع ہم سب پریشان ہو گئے کہ زخم کیسا۔ جب ہم نے فرحان کے گلے کی طرف دیکھا تو اس کے گلے پر واقعی عجیب و غریب کسی زخم کا نشان تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیں نہیں پتا کہ یہ زخم کیسے آیا ہے، رفیع نے کہا، کیونکہ میں تو سکتے میں آ چکی تھی، میرے اندر تو کسی سوال جواب کی ہمت نہیں تھی۔ خیر، ہم سب کو گھر لے جانے کے بجائے وہ ہمیں امی جان کے گھر لے آئے۔ میرا بچہ تو ہم سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کے جنازے کے بعد میں نے دوبارہ اپنے اس نئے گھر میں کبھی قدم نہ رکھا۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ فرحان کو کیا ہوا تھا۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن فرحان معصوم کی زندگی کے چراغ گل ہو جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کو راتوں ہی رات گلے پر وہ زخم کا نشان کیسے آ گیا؟ کیا یہ سب کچھ ہمارا وہم تھا یا کوئی غیر معمولی بات واقع ہوئی تھی؟ میرے بچے نے فوت ہونے سے قبل ایک دل دہلا دینے والی چیخ کیوں ماری تھی؟ یہ خلش آج تک مجھے تڑپاتی ہے۔ 1 سال تک وہ گھر اسی طرح خالی پڑا رہا اور میں اپنی امی کے گھر رہتی رہی۔ پھر رفیع نے اس گھر کو اونے پونے داموں بیچ دیا۔ بہت دنوں بعد ایک روز اس محلے کا ایک شخص رفیع کو ملا۔ اس نے بتایا کہ جنہوں نے آپ سے وہ گھر خریدا تھا، ایک بار انہوں نے پھر اس گھر کو برائے فروخت کر دیا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ جب سے یہ گھر بنا ہے کئی بار بکا ہے۔ اس گھر میں آج تک کوئی ٹک کر نہیں رہ پایا، کیونکہ اس مکان کو بنانے والا ہندو تاجر، جس نے بڑی چاہت سے اس کو بنوایا تھا، تقسیم کے وقت فسادات میں اسی عمارت میں اپنی فیملی سمیت مارا گیا تھا۔ شاید یہی سبب ہے کہ اس جگہ کسی کو سکھ سے رہنا نصیب نہیں ہوا۔ رفیع نے یہ بات مجھے نہ بتائی بلکہ اماں جی کو بتائی تو وہ بولی، دیکھا نا، میں کہتی تھی نا کہ ہر مکان کی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ چند سالوں بعد ذرا میں سنبھلی تو تب مجھے اماں جی کے زبانی اس مکان کی تاریخ بھی پتہ چلی۔ بس سینے میں ایک ہی ہوک سی اٹھتی تھی
کہ کاش ہم اس مکان میں شفٹ نہ ہوئے ہوتے، وہ مکان جس کو بنوانے کے بعد کبھی کوئی رہ نہ سکا، ہمیں بھی راس نہ آیا۔